ओके सो पिछले क्लास हम लोग क्या क्या देखे थे। बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग चालू किए थे। इसका पोस्टुलेट हमने देखा था और बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और उनकी रेडियस फिक्स होती है ना। और उस फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेंगे। दूसरी बात हमने की थी क्या कि उनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी क्वांटाइज्ड, मतलब कि n टाइम्स h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ n क्या था याद करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, है ना। मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स कह सकते हो, ऑर्बिट नंबर। दूसरा फिर बात किए थे कि जब भी ट्रांजिशन होगा, जब भी आप अगर एनर्जी सप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो इट विल बी आइदर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। और वही अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी इवॉल्व होगा। और ये एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। और हमने उसका इक्वेशन बताया था कि डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, उसका फॉर्मूला था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। और यही एनर्जी डिफरेंस को अगर h न्यू कर दें और hc/λ, क्योंकि दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन और फोटोन के फॉर्म में ही हमें एनर्जी सप्लाई होगा, या अगर डी एक्साइटेशन में रिलीज होगा तो उसी फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हमने 1/λ का वैल्यू बताया था, याद है किसी को, 1.1 इंटू 10⁷ इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला था। और इसी 1/λ को हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, है ना, अगर याद हो तो। और फ्रीक्वेंसी न्यू का फॉर्मूला क्या था, याद है, 3.29 इंटू 10 और कितना था, 15 ना। ऑफ कोर्स जेड स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाइड होगा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। और ध्यान देना, एक हमने स्पेसिफिकेशन भी बताया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन टाइप एटम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम, ठीक है। मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम। मतलब एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम 2+ हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल फॉर विच बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वैलिड। लेकिन डाई, ट्राई, पॉली इलेक्ट्रॉनिक और डाई इलेक्ट्रॉनिक या ट्राई इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स से एटम्स के लिए वैलिड नहीं होगा ये, ठीक है। हमने और एक और पोस्टुलेट इनका यह था थियोरेटिकल कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉजेज या प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ से आया था 1/4πε0 ZE²/r²। तो इस फॉर्मूला एंड mvr इक्वल टू nh/2π, इन दोनों फार्मूला का यूज करके हमने सारे रेडियस के इक्वेशन डेराइव किए थे, याद है। r था हमारा r0 इंटू क्या था, हाँ z/n करके था ना। रेडियस का फॉर्मूला याद करो कि जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था।
क्या आर इज क्या था, जेड बाई एन रेडियस में। रेडियस का फॉर्मूला देखो क्या लिखवाए थे, पहला एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था रेडियस वाला फॉर्मूला देखो, ब्रैकेट में लिखवाया होगा ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है ना। तो ये हो गया रेडियस का फार्मूला। फिर हमने निकाला था वेलोसिटी का फार्मूला, कितना था 2.18 इंटू 10⁶ इंटू क्या था जेड बाई एन, जेड बाई एन करके था, ठीक है। और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला था, याद है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। एंड पोटेंशियल एनर्जी की क्या फार्मूला आई थी, U माइनस 2 इंटू दिस आया था क्योंकि वो डबल होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और नेट हमने निकाला था टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना तक हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डेराइव किया है प्रॉपरली, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। नाउ कुछ टर्म को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट किसको कहते हो, ग्राउंड स्टेट कैसे डिफाइन करते हो बताओ। तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विथ मिनिमम एनर्जी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। दूसरा कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड लेवल एनर्जी से वो कुछ हायर एनर्जी स्टेट में अगर चला जाता है, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, देन इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेशन, अब एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो क्या कहते हो एक्साइटेशन एनर्जी,
इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए कितना एनर्जी की आपको रिक्वायर होगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसको कहेंगे, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से पूरे एटम से नॉकआउट करने में, बाहर करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बात समझ में? फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट से आप पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना चाहते हो, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? तो ध्यान देना, आप लिख लोगे हाइड्रो लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में लाइन स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी हमने लैम्डा का फॉर्मूला क्या देखा था बताओ, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे। फिर RH इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, 1.09 होता है तो 1.1 भी हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं पर मीटर, है ना। तो अब थोड़ा सा सोचो, हमने बताया था कि डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये K सेल हो गया, ये आपका L हो गया, M हो गया, N हो गया, O P Q R, लाइक डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। इस K के लिए N कितना होता है वैल्यू 1, L के लिए N इक्वल टू 2, M के लिए N इक्वल टू कितना हो गया 4, लाइक R है N इक्वल टू 8। तो इस तरह से इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ। ठीक है। हम लोग क्वांटम मॉडल ऑफ एटम देखेंगे तो उसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फॉर टाइमिंग हम लोग समझ सकते हैं कि जो ऑर्बिट का नेम है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू क्वांटम नंबर। ठीक है, नंबरिंग अगर करते चलो तो ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं। अब समझो, अगर एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, के सेल्स में होगा। अगर हाइड्रोजन टाइप एटम है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, के सेल में रहेगा नहीं। तो सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है के सेल में रह रहा है, हाँ ग्राउंड स्टेट में है। तो अब इसको एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल टू 2 में दे सकते हैं, n इक्वल टू 3 में कहीं भी जा सकता है। हाँ, अब मान लो कि किसी एक्साइटेड स्टेट में है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है, वहाँ से अगर जंप करके k में आता है, समझना बात को, तो दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज।
इनिशियल डेस्टिनेशन कहीं भी हो, इनिशियल एनर्जी लेवल कितना ऊंचा हो सकता है, लेकिन अगर फाइनल उसका एनर्जी लेवल जो है डी एक्साइटेशन में अगर n इक्वल टू 1 या k सेल में आता है डी एक्साइट होकर के, देन दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। यहाँ से जितने भी रेडिएशन इमिट करेंगे दे आर कॉल्ड रेडिएशंस अंडर लाइमन सीरीज। तो इसके लिए ध्यान दो, हम लोग कह सकते हैं n1 आपका है कितना 1 एंड n2 इक्वल टू n, फिर n कैन बी 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। तो 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा RH इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, दिस विल बिकम सो दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। लिए लाइमन सीरीज के लिए इक्वेशन बना, ठीक है। अब यहाँ जो वेवलेंथ आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस आएंगे दे लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। अब जैसे अगर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन, सॉरी फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। सेकेंड वेवलेंथ में n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आएगा, थर्ड में n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 में आएगा, ठीक है। चलो लिख लो, ठीक है। तो इरेज करता हूँ इसको। तो ध्यान देना, अभी मैंने बताया किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से क्या हो सकता है वो के में, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको रेडिएशन इमिट करेगा। अब अगर एल सेल से मतलब n इक्वल टू 2 से के में अगर आ रहा है n इक्वल टू 1 में, तो उसको कहेंगे क्या फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। या अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज भी कहते हैं, अल्फा लाइन, ठीक है। तो उसके लिए कितना हो जाएगा n इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो गई RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3RH जेड स्क्वायर बाई 4 एंड लैम्डा इक्वल हो गया 4 अपॉन 3 RH जेड स्क्वायर। अब RH और Z जैसा दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कर लेंगे। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या कहोगे, n का वैल्यू 3 डाल दो, तो यहाँ पर जो 2 डालें यहाँ पर 3 डाल देंगे, दैट इज योर सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और लास्ट में कहते हैं जो मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो उसको कहते हैं लिमिट। और यहाँ पर ध्यान देना फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए जो लैम्डा होगा दिस इज योर लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स ऑफ द फोटोन इमिटेड इन लाइमन सीरीज, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि जितनी कम एनर्जी गैप होगी वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी है उतना ही कम वेवलेंथ होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एनर्जी है जस्ट हायर टू लोअर, तो एनर्जी गैप यहाँ पर क्या है, कम है, तो इसको हम लोग लैम्डा मैक्स आएगा। और एक कहते हैं लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा आपका n इक्वल टू 1 तो था ये n1 और n2 क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आकर के यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो गया, सॉरी मैक्सिमम एनर्जेटिक ट्रांजिशन हुआ डी एक्साइटेशन,
तो 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी विच इज 0 मीन्स की, और इससे तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन आर एच जेड स्क्वायर. सो दिस इज योर लैम्डा मिनिमम वीक से. ठीक है, तो ये हो जाएगा मिनिमम लैम्डा और ये हो गया आपका क्या, मैक्सिमम लैम्डा. क्लियर है? तो ये क्लियर है ना, लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम क्यों हो रहा है. ओके, जितना ज़्यादा इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब कि जीरो स्टेट से आपको ग्राउंड स्टेट में आया तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस हुआ, और मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा, और जब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा दैट इज योर लैम्डा मैक्स. मतलब कि लाइमन सीरीज के जितने भी वेवलेंथ हैं वो लैम्डा मैक्स ए और लैम्डा मिन ए इसके बीच में ही लाई करेंगे. आई बात समझे? ठीक है. अब किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 में सपोज ट्रांजिशन हो रहा है ना, डी एक्साइटेशन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n इक्वल टू 2 में हो रहा है लाइक दिस. तो इसे दिस इज कॉल्ड पास्चन सीरीज, सॉरी लाइमन बाल्मर. ये बाल्मर सीरीज क्या है, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू हो गया आर एच इंटू जेड स्क्वायर. अब ध्यान देना, एक फाइनल ऑर्बिट क्या हो गया 2, तो 1 बाई 2 स्क्वायर और ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है. फिर n कैन बी 3 4 5 डॉट 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 एनी अदर हायर ऑर्बिट. ठीक है. अगेन आप लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज की बात करूँ तो मतलब मिनिमम वेवलेंथ तो इन्फिनिटी से आएगा. ठीक है, तो n हो गया आपको इन्फिनिटी जैसे ही डालोगे तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू हो गया आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई 4 माइनस 0 दिस इज जेड स्क्वायर अपॉन 4. तो लैम्डा मीन जो हो गया आपको लिमिट में 4 अपॉन, ठीक है. एंड अगर यही अगर हम लोग को मिनिमम सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना पड़ेगा तो क्या कर सकते हो, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज यहाँ से जस्ट इसके अब यहाँ से अगर यहाँ तक आया तो जैसे ये वाला आपका, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की बात करता हूँ. तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज तो ये हो गया 1 बाई 2 स्क्वायर मतलब 4 तो इधर रहेगा ही, चलो 2 स्क्वायर फिलहाल लिखते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3 से आया है, ये करोगे तो कितना आ जाएगा आर एच जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 4 तो 5 हो गया और 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स. कितना आ जाएगा बताओ 36 अपॉन 5 जेड इंटू जेड स्क्वायर आर एच. ठीक है, आई बात समझे. मतलब बाल्मर सीरीज के सारे जो वेवलेंथ हैं वो इतने से इतने के बीच में ही लाई करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा. ठीक है, चलो लिख लो इसको. ठीक है, तो ध्यान देना बाल्मर सीरीज जो है विजिबल में लाई करता है. इसके जितने भी वेवलेंथ रहेंगे आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे अल्ट्रा वायलेट था आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो. विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है, विव की ओर बोलते हैं ना. तो ये जो है आपका अराउंड 400 टू 750 780 तक जाता है. बस इतना ही रेंज के वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं. तो बाल्मर सीरीज के जितने भी वेवलेंथ आएंगे दे कम्स इन विजिबल रेंज. ठीक है, तो ये पूछा जाता है आपसे. जैसे मैंने अभी बताया था कि लाइमन किस में लाई करता है, अल्ट्रा वायलेट. ये आपको लाई करेगा
दिस वेवलेंथ lies in visible range. ये विजुअल रेंज में आपको लाई करेंगे। थर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपका, उसको कहते हैं थर्ड सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन कहते हैं। पास्चन सीरीज। अब क्या है कि किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से आपको n इक्वल टू 3 में आएगा, तो हो जाएगा तो आई बिलीव कि ये क्लियर हो रहा है। पास्चन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n इसके हायर एनर्जी स्टेट हो सकते हैं, मतलब n कैन बी इक्वल टू 4, 5, 6 डॉट 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 कुछ भी लेके चलो, ठीक है। तो इसमें भी आएगा, ये ध्यान देना, दिस वेवलेंथ लाइज इंफ्रारेड रीजन। ये आपका इंफ्रारेड रीजन का वेवलेंथ देगा, मतलब लाइट देगा, ठीक है, फोटोन देगा, जो भी कहो। इसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, मतलब n कितना होना चाहिए 4, तो वहाँ से आ जाएगा 1/λ इक्वल टू RH जेड स्क्वायर इंटू 1/9 माइनस 1/16, कितना हो जाएगा, दिस इज योर 16 माइनस 9, तो हो गया आपको 9 7 16, 7 जेड स्क्वायर RH अपॉन 16 9 हो गया 144, है ना। तो यहाँ से लैम्डा आ गया 144 अपॉन 7 जेड स्क्वायर RH, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन। एंड लिमिट ऑफ पास्चन सीरीज क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ पास्चन लाइन्स हो जाएगा, मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी फिर से ले लेंगे, तो आपको हो जाएगा क्या, 1/λ इक्वल टू RH जेड स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया 0, सो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, ये मीन हो गया, लैम्डा मीन, और यहाँ पर ये लैम्डा मैक्स था, ध्यान देना। ये हो जाएगा आपको 9/, तो अगेन ऑल वेवलेंथ विल लाई बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ। फोर्थ आपका आता है ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। देखो, इनको लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें सर्टेन फिक्स्ड वेवलेंथ ही आने वाले हैं, कंटिन्यूसली सारे नहीं आएंगे, कुछ फिक्स वेवलेंथ ही आ रहे हैं, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका फिक्स वेवलेंथ पर एक लाइन यहाँ आ रहा है, फिर एक लाइन उधर आ रहा है ना, तो इस चलते इनको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें n इक्वल टू 4 में फाइनल ट्रांजिशन होगा फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट, चाहे जहाँ से भी हो, तो ये होगा लाइमन बाल्मर पास्चन, ये हो गया ब्रैकेट BRAKET ब्रैकेट सीरीज।
ब्रैकेट का क्या है ध्यान देना, ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा बताओ, इन हमारा डायरेक्ट में लिखता हूँ 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई फाइनल डेस्टिनेशन इज 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर एंड एन कैन बी एनीथिंग 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ध्यान देना, यूटिलाइज इन इंफ्रारेड। अब जितने भी हैं सारे आपको इंफ्रारेड रीजन में लाइन करेंगे। फिर से n इक्वल टू 5 लोगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज होगा और n इक्वल टू इन्फिनिटी ले लोगे तो लिमिट ऑफ ब्रैकेट। सिमिलरली हाँ बोलो कुछ डाउट, हाँ। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड फंड सीरीज लाइक दैट, किसी हायर रजिस्टर्ड से आ रहा है P फंड सीरीज। तो आपका इसके लिए हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ एन कुछ भी हो सकता है 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें भी n इक्वल टू अगर 6 ले लेते हो तो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ फंड सीरीज और n इन्फिनिटी के लिए हो जाएगा लिमिट ऑफ फंड सीरीज और इसी के बीच में फंड सीरीज के सारे वेवलेंथ लाई करेंगे। इसके लिए भी सेम यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, इट ऑल्सो लाइज इन तो माइंड रखना केवल और केवल बाल्मर सीरीज है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेंज में लाइक किया, सॉरी बाल्मर सीरीज है जो कि अकेले विजुअल में है, लाइमन सीरीज था अल्ट्रा वायलेट और बाकी पास्ट एंड ब्रैकेट फंड है तीनों जितने भी इधर ये सारे आपको इंफ्रारेड रीजन में लाइक करेंगे, इनकी एनर्जी लो होगी। लिख लो इसको। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड। Find the first excited state energy of Li2 plus। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी बोल रहा है तो पहला चीज़ कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कि इसमें हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल लगा सकते हैं। अगर लिथियम की बात करें तो उसके लिए जेड कितना होगा बताओ, जेड कितना होता है लिथियम का, एटॉमिक नंबर कितना होगा, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम उसके बाद लिथियम आता है, तो जेड हो गया आपका 3, ठीक है। तो हमने एनर्जी पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। अच्छा अब ध्यान देना, आप चूंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहेगा। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या हो गया n इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है n इक्वल टू 1 में। अब n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान देना, इसको आप लिख लोगे 4 हाइड्रोजन टाइप एटम n इक्वल टू 1 इज योर ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 इज योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली n होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इधर n ले तो ये हो जाएगा क्या n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है। एनर्जी लेवल जो n है वो n-1th एक्साइटेड स्टेट होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 2। अब हमें एनर्जी का फार्मूला पूछ रहा है, तो E का फार्मूला कितना था, -13.6 इंटू Z² ये तो था ना। तो -13.6, n हमारा Z है 3, तो 3² मतलब कि -13.6 इंटू 9/4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाए, 4 12 4 16 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 4 36 और 9 3 27, 27 और 3 30 हो गया आंसर। सो दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। क्लियर है या कोई डाउट? चलो लिख लो जल्दी से। हमें एनर्जी का फार्मूला हमें पता था, हमने एनर्जी का टोटल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था ये। अब इसमें ज़रूरत क्या था, एटॉमिक नंबर का ज़रूरत था, और दूसरा क्या ज़रूरत है हमें, n, उसका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग समझा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का n कितने n को कॉरस्पॉन्ड करता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू कितने को कॉरस्पॉन्ड करता है, ये हमने पहले पहचान लिया। अब आ गए लिथियम का पोजीशन नंबर देख लिए पीरियोडिक टेबल में, विच इज 3rd, मतलब कि उसके आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 3। तो एटॉमिक नंबर 3 हो गया और n इक्वल टू 2 हो गया, तो बस हमने तो फॉर्मूला वैल्यू डाल दिया, बस वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, हाँ यहाँ पर और पूछा जा सकता था, ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एक्साइटेड स्टेट। तब कैसे निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता ऑल्सो फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, याद करो, r इक्वल टू था r0 इंटू n²/z, यही था ना। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें रेडियस पूछते, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस की बात कर ले, हाँ तो क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, ये हो जाएगा आपको 0.53, ये था ना, इंटू n हमारा कितना है 2, तो 2² z इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 3 से करोगे तो 3 कम 3, 3 7 21, 3 इंटू 4, वॉट एवर कैलकुलेशन इट में कम। ठीक है, दिस इज हाउ। अगर इसी में पूछता कि ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एक्साइटेड स्टेट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक क्या हो जाता, 2.18 इंटू 10⁶ z/n, तो 2.18 इंटू 10⁶ z हमारा 3 आया है, n है 2 हो गया। कैलकुलेशन कर लेंगे, ये किस में आएगा, यूनिट हमेशा भूलना नहीं है, मीटर/सेकंड हो गया। ठीक है, लिख लो इसको। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Find the wavelength of photon radiated during de-excitation of electron from third excited state to ground state in He+ ion।
He+ जो है उसमें आपको पूछ रहा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड। फोटोन है यहाँ पर, ध्यान देना। कैसे बनाओगे, सोचो थोड़ा। तो ध्यान दो, पहले आप क्वेश्चन को एग्जामिन करो कि पूछा क्या जा रहा है। फाइंड दी वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ पूछ रहा है ऑफ फोटोन रेडिएटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। तो ध्यान देना, आप माइंड में रखो, जब भी क्वेश्चन में रहे कि एक्साइटेशन हो रहा है या डी एक्साइटेशन हो रहा है, ये सब टर्म जब भी यूज हो तो हमें माइंड में रखना है कि यहाँ पर क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन के लिए हमने एक ही फॉर्मूला बताया, क्या बताया था बताओ? 1/λ इक्वल टू RH इंटू Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब एक एक करके हमें इसमें चाहिए Z, N1, N2, RH तो हमें पता है नहीं, तो Z हमको पहले चाहिए। तो बोल रहा है ये हीलियम है, भाई हीलियम की Z कितनी होती है? 2। वेरी गुड, तो यहाँ पर Z हो गया हमारा 2। चलो एक पार्ट हमने निकाल लिया। N1, तो ध्यान देना, ये बोल रहा है कि डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फाइनली कहाँ पर जा रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की N कितनी होती है? तो N1 इक्वल टू 1 हो गया। अब बोल रहा है कहाँ से आया है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना, हमने अभी लिखवाया था थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ है? N कितना हुआ? सोचो भाई, N इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, N इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N इक्वल टू 3 हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, N इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 4। बस पुट कर देना है, नहीं समझे? तो 1/λ हो गया 1.09। ध्यान दो, हम लोग जनरली ना करेंगे क्या, कैलकुलेशन में 1.1 माइंड में ले लेना है, लेकिन राइटिंग पर्पस के लिए उसको एक्चुअल वैल्यू ही लिखो, ठीक है? इंटू 2² इंटू 1/1² माइनस 1/N2 है हमारा 4² कर दो। तो ये हो जाएगा 1.09 इंटू 4 इधर हो जाएगा 3/4, 4 से 4 गया, इंटू हो गया 10⁻⁷। ये पर मीटर में है, ध्यान देना। तो हमें लैम्डा निकालना है, वैल्यू कितना हो जाएगा लैम्डा का? तो लैम्डा हो गया, आपको उलट दो इसको, तो दिस इज 1/3 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। तो 3.3 3399, ठीक ना? तो 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर, मतलब कि हो जाएगा कितना? 300 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? 300 एंगस्ट्रॉम हो गया, आपको लिख लोगे? ध्यान देना, दो डेफिनेशन बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट या सेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, या इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से नॉकआउट करना है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? तो ये हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू knock out the electron from ground state। और एक हम लोग कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। एकदम माइन्यूट डिफरेंस है इन दोनों में। सेपरेशन एनर्जी क्या कहते हैं? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मतलब कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल से हम लोग उसको नॉकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड, लिख लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन है फाइंड द सेकेंड सेपरेशन एनर्जी एच एटम। और ध्यान देना, ये जब भी सेपरेशन एनर्जी की बात करें, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सारे के सारे एनर्जी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उतना एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इससे तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो फाइंड द सेकेंड सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, मतलब चलो ट्राई करो, चलो ध्यान दो। हमने क्या बोला, सेपरेशन एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से होगा। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी किसके लिए होगा, n = 2 के लिए। सेकंड सेपरेशन एनर्जी n = 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 3, है ना। मतलब कि जैसे एक्साइटेड स्टेट है उसी तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम लोग करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेपरेशन एनर्जी आएगा दैट इज योर फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सेपरेशन एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड सेकंड सेपरेशन एनर्जी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर n = 3 ले लो, तो E का फॉर्मूला ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सेपरेशन एनर्जी या एक्साइटेशन एनर्जी ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर E कितना लिखोगे, 13.6 × Z²/n²। हाइड्रोजन एटम है तो भाई Z का कुछ कहना नहीं, और इधर हो गया N3 9, तो 9 × 9 9 × 45, आई थिंक आई एम राइट। So this is your second separation energy of electron in H atom, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले लो। If the ionization energy of arbitrary element, arbitrary H type atom is 30 electron volt, find the second excitation energy। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप हो गया। अब क्या है कि आपको ये यहाँ से हम लोग जो ऊपर फॉर्मूला लगा रहे थे, जो हमने सोल्व करके निकाला था, ये सब फॉर्मूला काम आपको नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा, तो ध्यान दो, आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या बोल रहा था, ध्यान दो। अगर हमने अभी E का फॉर्मूला लिखा था किसी भी के लिए 13.6 Z²/n², हाँ, तो n का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे थे, तो वो हमें क्या आयोनाइजेशन एनर्जी आ रहा था n का वैल्यू 1 लेने पर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से हमको आयोनाइज करना है। मतलब कह सकते हो कि हियर 13.6 × Z² क्या लिखेंगे, E × n² होगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, मतलब कि n कहाँ से हुआ है, 1 से हम लोग ग्राउंड स्टेट से करते हैं, तो ये हो जाएगा। और एनर्जी कितना दिया हुआ है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो हमें 13.6 इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, जेड का अगर वैल्यू निकालोगे तो वो डेसिमल में आएगा। इसी चलते इन्होंने कहा, क्या कहा है, आर्बिट्ररी एच टाइप एटम। हमने एक अननोन कुछ ले लिया, मान लेते हैं ऐसा कुछ किसी का होगा नहीं, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा नहीं, लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए मान लिया, मान तो सकते हैं ना, अरे बस में। अब बोल रहा है क्या कि आपको थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आप लेकर के जा रहे हो, तो ऑफकोर्स N1 इक्वल टू हमारा 1 हुआ और N2 कितना हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 4। तो N2 इक्वल टू 4। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो डेल्टा E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। और अब ध्यान दो, इतना हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, इसका वैल्यू हमें दे दिया। तो 30 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो हो जाएगा 15/16 गुना 30, अप्रॉक्सीमेटली 30 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और सॉरी थोड़ा सा कम आएगा, आप कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 8 15 225 भागा 8, 8 दूनी 16, 6 22, तो 8 8 64, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 28.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। आ रही बात समझ में। तो कभी कभी ऐसे एक आर्बिट्ररी एटम के लिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। जनरली मेंस में देखोगे, चाहे नीट में भी कभी कभी ऐसा आता है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग आगे का बोर मॉडल तो हमारा लगभग ख़त्म हो गया है ना। थोड़ा आप NCERT से प्रैक्टिस कर लोगे, हैं, जो डाउट होगा हम लोग उसको देख लेंगे अगले क्लास में, और आगे हम लोग क्वांटम थ्योरी में इन करेंगे, ठीक है।